मुखिया धनीराम, उसका भाई मोहनलाल और मुंशी उसको गोदाम में अकेले बुलाकर पूछताछ करने लगते हैं। केशव कल रात यहाँ क्या कर रहा था? गिनती में गड़बड़ी निकली है और जो कागज तेरी काम वाली मेज से मिले हैं उससे तो गोदाम के सामानों की गिनती मेल नहीं खा रही है। क्या मुखिया जी, मैं तो हर बोरा बार बार देख के रखवाता हूँ और मेरे हिसाब में मैंने कभी गलती नहीं की। ये कैसे हो सकता है? तो कहना क्या चाहता है? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तू हमें गलत कैसे ठहरा सकता है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हुआ कैसे। मैंने कल रात सब ठीक से किया था, तो फिर ये गलती कैसे हो गई? मुखिया पहले ही अपने कारोबार के घपले की वजह से गुस्से में था और अब केशव की ऐसी बातों से मुखिया को और गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोलता है, बहाने मत बना, मैं धोखे को बर्दाश्त नहीं करता। तुझे मौका दिया और तूने उसी भरोसे का गलत फायदा उठाया। जा, आज से तू काम पर मत आना जब तक सच सामने ना आए। केशव ने मुखिया की आंखों में देखा और उसको दिखा कि मुखिया की आंखों से अब विश्वास की डोर टूट चुकी थी और फिर केशव बिना कुछ बोले गोदाम से निकल गया। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन उस घर से एक ईमानदारी की खुशबू झलकती थी। वहीं रहती थी सीमा देवी। उम्र ढल चुकी थी, आंखों में थकान थी, पर अपने बेटे केशव के लिए अटूट उम्मीद थी। केशव उम्र करीब 23 साल, मेहनती मगर किस्मत का मारा नौजवान। केशव के सिर से पिता का साया कब का हट चुका था। वो दिन में खेतों पर मजदूरी करता, शाम को घर लौटकर माँ को दिलासा देता कि माँ, एक दिन सब ठीक होगा। पर वक्त जैसे उन दोनों से बेरुखी बरत रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे, मगर पेट की आग और उम्मीदों का वजन दोनों बढ़ते जा रहे थे। एक दिन दोनों अपने जीवन को ले निराशा से बात कर रहे थे। लाला, देख तो सही, इस पुराने चूल्हे में अब आग भी जलना नहीं चाहती। लगता है जैसे हमारे हाल देखकर लकड़ी भी पिघल गई हो। तू रोज खेतों में मजदूरी करता है, पर घर में रोटी के 2 टुकड़े जुटाना भी पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया है। क्या सच में किस्मत हमसे नाराज है लाला? अरे माँ, किस्मत नाराज नहीं है, बस हमें आजमाया जा रहा है। ऊपर वाला शायद देखना चाहता है कि हम टूटते हैं या टिके रहते हैं। आप चिंता मत करो, मैं हार मानने वालों में से नहीं। अभी तक मैंने दूसरों के खेतों में काम किया है, पर अब मैं गांव के मुखिया धनीराम जी के पास जाने की सोच रहा हूँ। सुना है वो मेहनती लोगों को काम देते हैं। अगर वहाँ काम मिल गया ना माँ, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और आप ऐसे हौसला मत हारिए, आप ही तो मेरी उम्मीद है। लाला, तू तो बचपन से ही सच्चा और मेहनती रहा है। तेरा दिल कभी छल कपट से नहीं भरा। पर याद रख लाला, दुनिया में सब तेरे जैसे नहीं होते। वहाँ चालाक लोग मिलेंगे, मीठी बातें करके धोखा देने वाले भी। तू बस अपनी ईमानदारी का साथ मत छोड़ना। जो भी हो, सच के रास्ते पर ही चलना। माँ, मैं तो बचपन से आपसे यही सीखता आया हूँ कि झूठ से मिली दौलत भी जहर होती है और सच्चाई से मिली रोटी भी प्रसाद। मैं वादा करता हूँ, अगर मुखिया जी ने मुझे काम दिया तो मैं पूरे दिल से मेहनत करूंगा। बस आप मेरे लिए दुआ करना कि वो मुझे अपनाएं। मेरी दुआ तो तेरे साथ हमेशा है लाला, लेकिन एक बात याद रख, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। हाँ, देर जरूर लगती है, पर फल मीठा मिलता है। बस जब वक्त तुझे ऊंचाई दे, तब अपने मन में अहंकार पनपने मत देना। नहीं दूंगा माँ, और मैं हमेशा इस घर की और आपके बारे में ही सोचूंगा। इसकी हर दीवार मेरे बचपन की गवाही देती है। जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो सबसे पहले यही घर पक्का बनवाऊंगा, ऐसा कि बारिश की एक बूंद भी अंदर ना आए और आपको कभी भी ठंड में कांपना ना पड़े। तो बहुत बड़ा दिल वाला है लाला, पर रास्ता आसान नहीं होगा। दुनिया तेरी ईमानदारी की परीक्षा लेगी। लोग तेरे काम पर शक करेंगे, तुझे झूठा भी कहेंगे। उस वक्त तेरे लिए सबसे मुश्किल काम होगा खुद पर भरोसा रखना। माँ, अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तब भी मैं खुद पर भरोसा नहीं खोऊंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है आपकी दुआ और मेरी सच्चाई मिलकर मुझे हर मुश्किल से पार लगा देगी। और अगर मैं गिरा भी तो उठना भी उसी ईमानदारी की वजह से सीख लूंगा। यही हिम्मत चाहिए लाला। जब तू गांव के उस बड़े मुखिया से मिलने जाएगा तो सीधा साधा रहना, मीठे बोल बोलना, पर झूठा नहीं। काम चाहे छोटा मिले या बड़ा, उसे भगवान की सेवा समझकर करना। याद रख, सच्चे कर्म करने वाला हमेशा ऊपर उठता है, चाहे देर लगे।
माँ, आपके शब्द मेरे लिए रास्ता दिखाने वाला दीपक हैं। मैं कल सुबह ही मुखिया जी के घर जाऊंगा। अगर उन्होंने मौका दिया तो मैं ऐसा काम करूंगा कि वो भी कहें ऐसे लड़के ही समाज का सहारा होते हैं। और अगर काम ना भी मिला तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक सांस सुबह चलेगी होते कोशिश ही करता रहूंगा। केशव ये सब बोल के खेत के लिए निकल गया। कुछ समय बाद केशव गांव के एक हरिया नामक व्यक्ति के खेत पहुंचा। चाचा, आप जल्दी जल्दी आज का काम बता दीजिए, मैं सब कर देता हूँ। कल मैं मुखिया धनीराम जी के वहाँ काम मांगने जाऊंगा। सुना है वे दिल के बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कुछ ना कुछ काम दे ही देंगे। अच्छा, ऐसी बात है। देख केशव, मैं तो तुझे पहले ही कहता था, तू पढ़ा लिखा लड़का है, तूने 12वीं भी पार किया है, तो अच्छा ही होगा कि तू किसी अच्छे काम पे लग जा। तुझे ये मजदूरी वाले काम करते देख मुझे भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन तेरे हालात को देख के मैं तुझे काम दे देता था ताकि तू अपना घर चला सके। हाँ चाचा, इसीलिए अब वही सोच रहा हूँ। कल जाके उनसे विनम्रता से काम मांगूंगा और वे पहले जो भी काम देंगे मैं करूंगा। बस मुझे अपने घर और अपनी माँ की मुसीबतों को ठीक करना है। तुम बहुत ईमानदार लड़के हो केशव, तुम्हें जरूर काम देंगे मुखिया। और मुझे ये जानने में अच्छा लग रहा है कि तुम अपने माँ के प्रति इतनी श्रद्धा और प्यार रखते हो। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। हरिया के मुंह से ये सुनते ही केशव थोड़ा भावुक हो गया, क्योंकि केशव अपने पिता को बहुत याद करता था और हमेशा अपने पिता जैसा बनना चाहता था। उस दिन केशव ने हरिया के खेत पर पूरा मन लगाकर काम किया। केशव ने अपनी पुरानी कमीज पहनी, पैरों में चप्पलें डाली और माँ से बोला, माँ दुआ करना कि आज कुछ अच्छा हो जाए। भगवान तेरा भला करे लाला, और याद रख, अगर काम ना भी मिले तो मायूस मत होना। मेहनत का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। केशव ने मुस्कुराकर हामी भरी और गांव के बड़े रास्ते की ओर चल पड़ा। के उस पार मुखिया धनीराम प्रसाद का बड़ा मकान था। ऊंची इमारत, रंगीन दीवारें और दरवाजे के पास पहरेदार थे। केशव के लिए ये सब नया था। उसने पहले कभी इतने बड़े घर में कदम नहीं रखा था। उसने धीरे से मकान की तरफ कदम बढ़ाई और पहरेदार ने शक भरी नजरों से देखा। कौन हो भाई, क्या काम है? मेरा नाम केशव है। मैं गांव के उत्तर टोले से आया हूँ। सुना है मुखिया धनीराम जी मेहनती लोगों को काम देते हैं, उनसे मिलने आया हूँ। तुम जैसे सादे लोग अब बहुत कम आते हैं यहाँ। ठहरो, मैं जाकर मुखिया जी को बताता हूँ। कुछ देर बाद अंदर से पहरेदार आके केशव को अंदर ले गया। केशव ने अंदर कदम रखा। अंदर की हवेली किसी छोटे महल से कम नहीं थी। संगमरमर की फर्श, दीवारों पर बड़े बड़े चित्र और बीच में बैठे मुखिया धनीराम। गोरे मोटे मगर आंखों में गहराई थी। हाँ बेटा, क्या नाम बताया था अपना? जी, केशव। खेतों में मजदूरी करता था और आपके पास काम की तलाश में आया हूँ मुखिया जी। मुखिया जी ने गौर से देखा और बोला, काम तो बहुत है यहाँ पर, ईमानदार आदमी कम मिलता है। तू क्या काम कर लेता है? जो कहा जाएगा कर लूंगा मुखिया जी। बस मेहनत का सम्मान और 2 वक्त की रोटी चाहिए। और मुखिया जी, मैंने 12वीं भी पार किया है। मुखिया ने कुर्सी से उठकर थोड़ा टहलते हुए कहा, ठीक है, देखता हूँ तेरा जोश असली है या बस बातों में। अभी गोदाम में काम चल रहा है, वहाँ जाकर मुंशी मोतीलाल से मिल लेना। अगर उसने कहा कि लड़का ठीक है तो तू यहीं टिक जाएगा। और ऐसे अच्छा ही है कुछ कि तू दिन पढ़ा बीते लिखा है, और आगे कुछ ही काम हफ्तों आएगा। में केशव गोदाम का भरोसेमंद केशव आदमी ने बन झुककर गया। नमस्कार मुंशी किया तक उसकी और तारीफ गोदाम की करते तरफ ही चल थकते पड़ा। थे। लोग कहने लगे गोदाम थे में कि धूल और केशव चावल की मुखिया खुशबू धनीराम घुली का थी। बहुत खास बन वहाँ गया कई है, मजदूर बहुत बोरे ऊंचाई ढो पर रहे थे रहेगा। और बीच मगर में जहाँ खड़ा मेहनत मुंशी होती है, मोतीलाल वहाँ जलन गिनती भी में होती खोया है। था। मुखिया धनीराम का छोटा भाई मोहन राम राम मुंशी जो जी, व्यापार मैं में केशव। हिस्सा संभालता मुझे था, मुखिया जी ने केशव भेजा है की काम के ईमानदारी लिए। से खफा था। मुंशी उसे मोतीलाल लगता था ने कि ये बिना गरीब ऊपर लड़का देखे कहा, धीरे धीरे मुखिया जी भेजा का है तो भरोसा कुछ जीत काम रहा जानता है होगा ना। और उसका खुद का चलो, प्रभाव इन कम हो बोरों रहा को है। तोलो। और ये हर होने बोरा देना नहीं 50 किलो चाहता का है। था, क्योंकि बस वो देखना अपने कि ही कोई बड़े गड़बड़ भाई ना के हो। कारोबार में केशव घपला ने कर काम रहा शुरू था। किया। एक दिन उसने धूप मुंशी तेज को थी, फुसलाया। पर वो बिना थके हर बोरा संभाल कर तोलता और साफ सुथरा रखता। बाकी मजदूर जहाँ सुस्ताने लगते, वहाँ केशव दुगनी मेहनत करता। शाम को मुंशी मोतीलाल ने मुखिया के पास आकर उनसे कहा, मुखिया जी, ये नया लड़का कुछ अलग है ना? ना चोरी ना टाल मटोल, एकदम सीधा और ईमानदार। देखा मुंशी जी, अभी भी गांव में सच्चे नौजवान बाकी हैं।
हाँ, सही कहा आपने मुखिया जी। आप उस लड़के पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे भी उससे अच्छाई की महक आती है। मुंशी और मुखिया ने केशव के बारे में उस शाम अच्छे से बातें की और उसको काम पर रखने का सोचा। देखो मुंशी जी, ये केशव बहुत सीधा बनता है, लेकिन जो इतना सीधा दिखे वो अक्सर भीतर कुछ और होता है। जरा निगाह रखना इस पर। लेकिन छोटे मुखिया जी, बड़े मुखिया जी तो उस पर भरोसा करने लगे हैं और वो अपने ही गांव का है। बहुत अच्छा और ईमानदार लड़का है। भरोसा? भाई साहब तो हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। इसी भरोसे ने पहले भी उन्हें धोखा दिलाया था। अब अगर फिर कुछ गड़बड़ हुई तो जवाब कौन देगा? आप ही बताओ। मोतीलाल सोच में पड़ गया। उसको मोहनलाल पहले से ही कुछ ठीक नहीं लगता था। मोहनलाल मोतीलाल को वो सब बोल के गोदाम से चला गया। उसी रात को जब सारे मजदूर जा चुके थे, केशव आखिरी बोरे की गिनती कर रहा था और सब कुछ सही करने के बाद केशव ने एक पर्ची पर सब हिसाब लिख के गोदाम में रख दी। तभी मुखिया का भाई मोहनलाल आया। अरे केशव, तू क्या कभी थकता नहीं? जब देखो काम करता रहता है, बोरी भी उठा देता है, सब हिसाब का काम भी देखता है। माना कि मेहनती होना अच्छी बात है, लेकिन ये सब छोटे मोटे काम करने के लिए मजदूर है ना। तू बस हिसाब किताब का काम देखा कर और जल्दी जल्दी घर चला जाया कर। अरे नहीं मुखिया जी, बड़े मुखिया जी का विश्वास है मुझ पे। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उनके लिए तो मैं इतनी मेहनत कर ही सकता हूँ। हाँ, ठीक है, लेकिन अभी घर जा, बहुत देर हो गई है। तेरी माँ अकेली है, तेरी राह देख रही होगी। तू जा, गोदाम को मैं बंद करके भाई साहब को गोदाम की चाबी दे आऊंगा। तो फिर ठीक है मुखिया जी, मैं चलता हूँ फिर। आप बड़े मालिक से बोल दीजिएगा कि आज का सब काम खत्म करके रखा है। हाँ, ठीक है, मैं बता दूंगा। केशव मुखिया के भाई मोहनलाल को गोदाम की जिम्मेदारी सौंप के अपने घर के लिए निकल जाता है और मोहनलाल वहीं रुक जाता है। अगले दिन सुबह जब मुखिया धनीराम ने स्टॉक जांचा तो गिनती में गड़बड़ी निकली। केशव ने जिस पर्ची पर हिसाब लिखा था उससे गोदाम की बोरी का हिसाब मेल नहीं खा रहा था। अरे मुंशी जी, ये सब फिर से क्या हो रहा है? बहुत दिनों बाद फिर से ये बोरियों में घाटा मिल रहा है। कल मैं नारियल के गोदाम में भी गया था, उसमें भी कुछ घाटा मिला मुझे। आखिर ये सब हो क्या रहा है मुंशी जी? मुखिया जी, मैं भी वही सोच रहा हूँ, आखिर ये फिर से कैसे हो रहा है? पहले भी जब एक सीटू नाम के लड़के को काम पर रखा था तब भी यही हो रहा था और बाद में पता चला कि वो घपला कर रहा था। ये सुन के मुखिया का चेहरा उतर गया। आपके कहने का क्या मतलब है मुंशी जी? केशव वो तो सीधा साधा लगता था, लेकिन अगर वही निकला तो बड़ी निराशा होगी। नहीं मुखिया जी, मैं वो नहीं कह रहा था। मुझे भी केशव सीधा लगता है, मुझे भी उस पर पूरा विश्वास है। हाँ वही तो, लेकिन फिर भी आखिर ये क्या होता रहता है मेरे कारोबार में? पहले तो कभी कभी कुछ छोटी मोटी हिसाब में गड़बड़ होती रहती थी, लेकिन आज तो बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। और ये सब काम भी तो मैंने केशव को ही सौंपा था, तो अब किसी और पर शक करने की कोई बात ही नहीं बनती। मुंशी जी, केशव कहाँ है अभी? केशव तो अभी नारियल के गोदाम में है मालिक। आप कहें तो उसे बुला दूं? हाँ, बुला लो। उससे पूछ कर देखता हूँ, अगर उसके पास कोई पुख्ता जवाब ना निकला तो हमारा गुनहगार वही होगा। दोपहर में केशव को बुलाया गया। मुखिया धनीराम, उसका भाई मोहनलाल और मुंशी उसको गोदाम में अकेले बुलाकर पूछताछ करने लगते हैं। केशव कल रात यहाँ क्या कर रहा था? गिनती में गड़बड़ी निकली है और जो कागज तेरी काम वाली मेज से मिले हैं उससे तो गोदाम के सामानों की गिनती मेल नहीं खा रही है। क्या मुखिया जी, मैं तो हर बोरा बार बार देख के रखवाता हूँ और मेरे हिसाब में मैंने कभी गलती नहीं की। ये कैसे हो सकता है? तो कहना क्या चाहता है?
क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तू हमें गलत कैसे ठहरा सकता है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हुआ कैसे। मैंने कल रात सब ठीक से किया था, तो फिर ये गलती कैसे हो गई? मुखिया पहले ही अपने कारोबार के घपले की वजह से गुस्से में था और अब केशव की ऐसी बातों से मुखिया को और गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोलता है, बहाने मत बना, मैं धोखे को बर्दाश्त नहीं करता। तुझे मौका दिया और तूने उसी भरोसे का गलत फायदा उठाया। मुखिया के मुंह से ये सब सुन के केशव को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखें भर आती हैं। मुखिया जी, आप जैसा चाहे वैसी सजा दे दीजिए, लेकिन एक गरीब आदमी की सच्चाई पर शक मत कीजिए। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय ईमानदारी के। मुखिया ने ज्यादा कोई जवाब नहीं दिया, बस धीमे स्वर में बोला, जा, आज से तू काम पर मत आना जब तक सच सामने ना आए। केशव ने मुखिया की आंखों में देखा और उसको दिखा कि मुखिया की आंखों से अब विश्वास की डोर टूट चुकी थी और फिर केशव बिना कुछ बोले गोदाम से निकल गया।